हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामगांव आर भरत, जिला दुर्ग। आज हम एमकॉम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। उसका एक चैप्टर है अरेंजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की गणना। इसको शुरुआत करने से पहले अपन थोड़ा जान लेते हैं कि वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है एक्चुअली क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सभी को मालूम है वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, मुद्रा, जिसके आधार पर कोई भी आर्थिक क्रिया गतिविधि करती है। और जो शब्द लिखा है प्रबंध, अरेंजमेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड, मैनेज देन मेन देन टेक्टफुली। इस प्रकार प्रबंध तीन शब्दों का मेल से बना है, मैनेज देन मेन देन टेक्टफुली। और वित्तीय प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ होगा जब किसी एक मैनेजर या एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंध की बाकी सभी क्रियाओं को अच्छे से अच्छे तरीके से करवाया जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, वित्तीय प्रबंध बोलते हैं। जब वित्त से संबंधित प्रबंधकीय कार्य को एक व्यक्ति के द्वारा अपने अधीनस्थ आने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अच्छे तरीके से करवाया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। यूनिट नंबर 5 आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पहले आशय, कार्यशील पूंजी का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं कि अपन जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ऐसा कोई भी पूंजी या ऐसी कोई भी पूंजी जो बिजनेस को रनिंग कंडीशन में लाती है, जो डेली बेसिस के काम में आती है, जो रूटीन खर्चा का मेंटेन करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। अपन अभी शाब्दिक अर्थ पे जा रहे हैं। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, व्यापार को सुचारू रूप से रोजमर्रा के रूप में चलाने के लिए जिस पूंजी की जरूरत पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दो है, इसकी जो मान्यता है, दो मान्यता है। एक है सकल कार्यशील पूंजी की मान्यता, एक है शुद्ध कार्यशील पूंजी की मान्यता। सकल कार्यशील पूंजी जो ग्रॉस कैपिटल की कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से जितनी भी चालू संपत्तियां होती, ऑल द करंट एसेट्स कॉल्ड आर द वर्किंग कैपिटल। उनकी मान्यता यह है, मेन कारण यह है, वो ये मानता है कि जिस प्रकार से व्यापार में स्थायी संपत्तियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म में लगाई जाती हैं और तो फायदा हमको लगातार मिलते रहता है, उसी प्रकार से हम जितनी भी चालू संपत्तियों को लगाते हैं जो लगातार बिजनेस में रोल करते रहती हैं, तो उसको हम क्या मानना चाहिए, ग्रॉस कैपिटल मानना चाहिए, उसी को हमको कार्यशील पूंजी मानना चाहिए। जिस प्रकार से स्थायी संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के लिए, उसी प्रकार से कार्यशील पूंजी भी इन्वेस्ट करते हैं। अर्थात जैसे स्थायी संपत्ति को ऑलवेज फिक्स मानते हैं, तो हमारे कार्यशील पूंजी भी जो हम इन्वेस्ट किए हैं उसी अमाउंट को अपन क्या मानना चाहिए, सकल कार्यशील पूंजी मानना चाहिए। लेकिन जो पुरानी जो अभी जो शुद्ध कार्यशील पूंजी की मान्यता है, जो नैरो माइंडेड अपन जिसको बोलते हैं, जो अभी चली आ रही है सेकंड मान्यता, इसके अकॉर्डिंग शुद्ध कार्यशील पूंजी का मतलब होता है कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच का जो अंतर होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे चालू संपत्ति किसको बोलते हैं और चालू दायित्व किसको बोलते हैं। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस नेट वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी बोलते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सकल कार्यशील पूंजी के हिसाब से क्या होना चाहिए, सकल कार्यशील पूंजी के हिसाब से होता है हमारा कि जिस प्रकार इसकी मान्यता और उसका कारण रीजन यही है, वो फिक्स एसेट के बेस पे अपने आप को ग्रॉस कैपिटल को ही, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही वर्किंग कैपिटल मानता है। जिस प्रकार से स्थायी संपत्ति एक फिक्स होती है, उसी प्रकार से व्यापार के शुरुआत में जो रनिंग करने के लिए पैसा लगाया जाता है, ग्रॉस पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में, उसी को क्या मानते हैं, वर्किंग कैपिटल। लेकिन इस विचारधारा शुद्ध कार्यशील पूंजी के अनुसार जो चालू संपत्ति का चालू दायित्व के ऊपर में जो अधिक होता है, जो सरप्लस अमाउंट ऑफ करंट एसेट अगेंस्ट द करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। अपन ये जान लेते हैं कि अपन चालू संपत्ति एक्चुअली होती क्या। अपन इसको अगर डेफिनेशन करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट्स, चालू संपत्ति की परिभाषा क्या है, चालू दायित्व की परिभाषा क्या है, और अपन इसमें एग्जांपल रूप में क्या ले सकते हैं। देखिए, चालू संपत्ति में अपन सबसे पहले आएंगे, ऐसी कोई भी संपत्ति, सामान्य वे में ऐसी कोई भी संपत्ति जो बिजनेस में आने वाले 12 माह में, विद इन 1 ईयर, ऐसी कोई भी संपत्ति जो आने वाले 12 माह में हम जब चाहें तो कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो चालू संपत्ति कहलाएगी। मैं रिवाइज कर रहा हूं, ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको आने वाले 12 माह में, इनकमिंग नेक्स्ट 12 मंथ के बीच में हम बिजनेस जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालू संपत्ति।
और चालू दायित्व हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा कोई भी लायबिलिटीज, ऐसा कोई भी दायित्व जिसको बिजनेस को आने वाले, ये बिजनेस बोल रहा है, ऐसा कोई भी दायित्व जिसमें मुझे आने वाले 12 माह में पेमेंट करना है, ऐसे सभी दायित्व क्या कहलाएंगे? करंट लायबिलिटीज। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ऐसी सभी दायित्व जिसको ऐसे ऑल द लायबिलिटीज व्हिच वाज पेड बाय कंपनी फॉर इनकमिंग 12 मंथ, बिटवीन इनकमिंग 12 मंथ, आने वाले 12 माह में जिन दायित्वों को पेमेंट करना है संस्था को, बाहरी व्यक्ति लोग को, उनको कहेंगे मुझे करंट लायबिलिटी। अब एग्जांपल क्या बोलेंगे? तो चालू संपत्ति में जैसे आपको क्या आ सकता है? चालू संपत्ति में आपका आएगा हाथ में रोकड़, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, एडवांस प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ये ऑल द एसेट्स इज कॉल्ड आर द करंट एसेट्स। इन सभी संपत्तियों को आने वाले 12 माह में हम क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से चालू दायित्व हमारे क्या कराएंगे? चालू दायित्व हमारे कराएंगे इसका एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आपका मार्केटेबल बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, एडवांस रिसीव, अनएक्रूड इनकम, ये सभी। इसके अलावा कुछ और मदे भी होती हैं, कुछ मदों में विवाद भी है, तो उसमें नहीं जाएंगे अभी। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आता है हमारा कार्यशील पूंजी के प्रकार। देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहला बोला है फिक्स, यहां पर लिखा है ना, स्थिर कार्यशील पूंजी, और लिखा है फ्लक्चुएटिंग कार्यशील पूंजी। तो ऐसी कार्यशील पूंजी जो लगातार बिजनेस में बनी रहती है, उसमें बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑलवेज वो फिक्स रहती है, वो एक रूटीन मेंटेन करती रहती है, लमसम अमाउंट वो रोलिंग करते रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर कार्यशील फिक्स वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और जो हमेशा फ्लक्चुएट प्लस और माइनस होते रहती है, उस वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। इसके बाद हमारा आता है मेन कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? भाई बिजनेस का स्वरूप, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेंगे? ऐसे कौन से एलिमेंट है जो वर्किंग कैपिटल को एलिमेंट्स करेंगे? उसमें सबसे पहले तुम्हारा आएगा क्या? व्यवसाय का स्वरूप, बिजनेस का आपका लेवल कैसा है, आप कितने स्तर का बिजनेस करना चाह रहे हैं। अगर बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करेंगे तो ज्यादा कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, मध्यम दर्जे करेंगे तो उसी हिसाब से कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल स्केल पे करेंगे तो कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका आता है निर्माण की अवधि, आप जो माल बनाते हैं या कच्चा माल जो रखते हैं या सेमी फिनिश गुड्स को रखते हैं या फिनिश गुड्स को रखते हैं, उसमें आपका टाइम आपका कितना रहता है, आपका माल का बिक्री का लेवल आपका कैसा है, बिक्री की आपकी मात्रा कैसी है, ये सभी चीजें, बिक्री की मात्रा होगा, निर्माण की अवधि होगी, निर्माण का स्वरूप होगा, आपका पैसा उधारी पैसे रिकवरी कितने दिन में होती है, इन सभी चीजों को उधार की नीति, उत्पाद की उत्पादन की पॉलिसी क्या है, आप एडवांस उत्पादन करते हैं कि जितना आपको बिक्री का अनुमान है उतना उत्पादन करते हैं, या एडवांस उत्पादन करने पहले स्टोर करते हैं, अगर स्टोर करेंगे तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। कुल मिलाकर के व्यापार का स्वरूप हो गया, निर्माण की अवधि हो गई, बिक्री की मात्रा हो गई, उधार की नीति हो गई, उत्पादन की पॉलिसी हो गई, मौसमी चौधर। कई बार ऐसा भी होता है, मौसमी सीजनल फ्लक्चुएशन, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजों की मात्रा हमारे को कभी लगता है कि कम होने वाली है और जिससे हमको जरूरत पड़ेगी मार्केट में उत्पादन करने के लिए, तो अपन ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं ताकि कल उसका स्टॉक करके रख लें, ताकि कल हमारे किसी प्रकार का अगर ना मिले रॉ मटेरियल तो परेशानी नहीं है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। कुल मिलाकर ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है, किसके लिए? कार्यशील पूंजी में प्रभावित करने वाले एलिमेंट। मैं अपन इसको जो पढ़े इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वित्तीय प्रबंधन बताता हूं, एक प्रबंधक के द्वारा वित्त के संबंधित कार्य को अपने अधीनस्थों से अच्छे तरीके से करवाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वित्तीय प्रबंधन बोलते हैं। कार्यशील पूंजी अपन शाब्दिक अर्थ में बोल लेते हैं, इधर डिटेल में ना जाकर के इसके दो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा आपको कि चालू संपत्ति का चालू दायित्व के ऊपर जो आधिक्य होता है वो क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इसके दो कॉन्सेप्ट है, पहला सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। इसके बारे में क्या है? इसका मान्यता ये है कि ये जो शुरू में जितना भी कार्यशील पूंजी के रूप में पैसा लगा रहा है चालू संपत्तियों में, उन सकल ग्रॉस अमाउंट को ही क्या मानता है? कार्यशील पूंजी मानता है। जिसका मुख्य कारण होता है, इसका मान्यता ये है, इसके जंक्शन ये है, जिस प्रकार से स्थायी संपत्ति में अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पूरा पैसा दिखाते हैं, उसी प्रकार से हम जो कार्यशील पूंजी के रूप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति के रूप में, उस सकल चालू संपत्ति को अपन क्या मानते हैं? वर्किंग कैपिटल। और सेकंड हमारा शुद्ध कार्यशील
कार्यशील पूंजी इसकी मान्यता वही है कि चालू संपत्ति का चालू दायित्व के ऊपर जो आदि जो होता है, जो रोलिंग करता है बिजनेस को, उस अपन क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी बोलते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा आपको बताया मैं। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देनदार, बिल्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म, एडवांस पेड, एक्रूड इनकम, ऑल दिस एसेट्स कॉल्ड आर द करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में क्या बताया आपको मैं? लेनदार आएगा, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, अनअक्रूड इनकम, एडवांस रिसीव्ड, ये सब हमारे किसमें आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। कार्यशील पूंजी के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है स्थिर कार्यशील पूंजी, दूसरा हमारा पता है फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। स्थिर किसको बोलेंगे? जिसकी मात्रा लगभग ऑल टाइम बिजनेस में रहती ही है, उसको क्या बोलेंगे? स्थिर। उसमें बहुत कम मात्रा नहीं, बराबर परिवर्तन होता है, और जो लगातार परिवर्तन फ्लक्चुएट होते रहती है, अप एंड डाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व कितने होते हैं? कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से ये 5-6 तत्व होते हैं। पहला होता है बिजनेस, व्यापार का स्वरूप होता है। व्यापार का स्वरूप होता है किस स्केल में बिजनेस करेंगे, लार्ज स्केल, मीडियम रेंज में या स्मॉल स्केल पे करेंगे। उधार की अवधि, उधार प्राप्ति की अवधि, उत्पादन की मात्रा, है ना। उसके बाद हमारा फिर होता है व्यवसाय का स्वरूप कैसा है, निर्माण की अवधि कितनी है, ये सभी है। मौसमी फ्लक्चुएशन जो है हमारा, सीजनल फ्लक्चुएशन, ये सभी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कार्यशील पूंजी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अपन मेन टॉपिक में आते हैं, कार्यशील पूंजी की पूर्वानुमान की विधियां। मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड व्हिच वाज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले संचालन ऑपरेटिंग सर्कल मेथड, संचालन चक्र विधि। देखिए इस रीति के अनुसार संचालन चक्र आपको नाम से समझ में आ रहा हो, संचालन में ऑपरेट करना, उत्पादन करना, बेचना, पैसा रिकवरी करना, लायबिलिटीज को जिनको पेमेंट करना है पेमेंट करना। मतलब इसके हिसाब से माल को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत हमको कितनी पड़ेगी, निर्माण करने में हमको कितना समय लगता है, निर्माण करने में माल डंप कितना दिन लगता है, फिनिश गुड्स हो चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, कच्चे माल को कितना समय रखना पड़ता है, लेनदारों को कितने समय बाद पैसा पेमेंट करना पड़ता है। इस अकॉर्डिंग हम तो यह बोल सकते हैं कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमको जरूरत पड़ती पैसे की, हमको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी सामान खरीदने में, मजदूरी पेमेंट करने में, इस प्रकार से और पैसा आवक होगा माल को बेच करके। तो उस प्रकार से एक संचालन चक्र एस्टिमेटेड बना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको बोलेगा इस अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से बनाइए, कितनी वर्किंग कैपिटल आपको लगेगी। तो देखिएगा आपको किस किस पैसे की जरूरत है, किस किस चीज के लिए और कहां-कहां से पैसा आपका आ रहा है, उसके बैलेंस का क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सेकंड नंबर चालू संपत्ति और चालू दायित्व का अनुमान रीति। चालू संपत्ति और चालू, आपको जो आने वाले समय में उत्पादन करना है और वो बेचना है, तो उत्पादन करने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। माल पे खर्चा करेंगे, मजदूरी पे खर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष व्यय पे खर्चा करेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय पे खर्चा करेंगे, इसके अलावा और भी कुछ खर्चे होंगे। इन सभी खर्चों को करने के लिए आपको कितने करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी और आपको पैसा कहां से, लायबिलिटीज जो आपकी लायबिलिटीज दिया हुआ है, जैसे लायबिलिटीज हमारा कहां से होता है, माल खरीद के लाएंगे तो हमारा लायबिलिटीज से पैसा पेमेंट करना है। चालू संपत्ति हमारा कहां से आएगा पैसा, उधार माल बेचने से पैसा आएगा या अन्य प्रकार से हमारा और पैसा आएगा। तो इस प्रकार जितने भी आपको क्वेश्चन बोलेगा ये आपका ये पूरा प्रोसेस होगा, इतनी वर्किंग कैपिटल आपके पास आएगी और ये आपके लायबिलिटीज रहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में से, करंट एसेट्स में से जब अपन करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो हमारी करंट एसेट्स रहेगी कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग पॉइंट से, क्या क्या चालू संपत्ति हमारे को चाहिए, स्टॉक कितना चाहिए, देनदार हमारा कितना रहेगा, बैंक हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए, कैश कितना होना चाहिए और अदर हमारा करंट एसेट्स कितना होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमारा लायबिलिटीज बताएगा। तो इस करंट एसेट्स को जोड़ेंगे और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। तीसरी विधि है रोगर फोरकास्टिंग मेथड। रोगर फोरकास्टिंग कैश फ्लो के जैसा है। ये पूरा विधि जो है नियर अबाउट टू एज सिमिलर द कैश फ्लो ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। इस विधि में हमको बताया जाएगा आपको आने वाले 6 महीने में या 4 महीने में या 12 महीने में जैसा क्वेश्चन बोले उस अकॉर्डिंग कहां को बेचना है, माल को बेचेंगे अपन किस शर्त पर, कहां से माल हमारा कितना कितना खरीदना है वो किस शर्त पर, मजदूरी की क्या रूल्स है, अदर एक्सपेंसेस से क्या रूल है और कहां से पैसा आएगा, इशू ऑफ शेयर से आएगा, सेल ऑफ एसेट्स से आएगा, डिविडेंड मिलेगा कि डिविडेंड पेमेंट करना है, ये पूरी डिटेल्स आपको देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कैश फोरकास्टिंग बनाइए। तो एक स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट वही कैश फ्लो कैश बजट जैसे बनता है, ये सिंपल ये पर्टिकुलर रहेगा, मंथ वाइज अलग बने रहेगा, ऊपर में रिसीप्ट और नीचे में पेमेंट। अब देखिए पैसे का माने मेन चीज में चीज आपको समझने की क्या है,
आपको बोलेगा उधार बिक्री किया एक माह के बेस पे, एक माह की क्रेडिट पे। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता क्या है? आपने मान लो बोला 3 महीने की उधारी पे माल बेचा, आपको बोला गया कि 3 माह की उधारी के बेस पे माल बेचा गया। इसका मतलब अपन देखिए जनवरी में माल बेचे, इसमें डेट से मतलब नहीं, जब मंथ की बात करते हैं तो डेट से मतलब हमारा नहीं रहता। आपको बोलेगा 3 महीने की शर्त पर उधारी माल बेचा गया, 3 महीना मतलब कब खत्म होगा, वो कब पैसा मिलेगा आपका? अप्रैल में। जनवरी में बेचे हम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक। अगर आपको बोलता कि 2 महीने की उधारी पर शर्त बेचा है, जनवरी में बेचा है, कब मिलता? मार्च में मिलता। अगर आपको बोलता 1 महीने की शर्त पे बेचा है, जनवरी में माल बेचा है 1 महीने की शर्त पर, कब पैसा मिलता? फरवरी में पैसा मिलता। अब अगर आपको ये बोल देगा आधा महीना लेट, आधा महीना लेट, पाचिक आधा महीना लेट बेचा, बोला है कि जो उधारी माल बेचा वो आधा महीना, 1/2 महीना लेट पैसा मिलता है। तो मान लीजिए 1 लाख का माल जनवरी में बेचा तो 50,000 रुपए जनवरी में मिल जाएगा, 50,000 कब मिलेगा? फरवरी में मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर सवाल मुझे बोलता है कि आपने जो क्रेडिट सेल किया, कैश सेल तो तुरंत मिल जाएगा, अपन बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल की रिकवरी कैसे होगी। अगर आपने 1 लाख का माल बेचा, क्रेडिट बेचा, आधा महीने की शर्त पर, आधा महीने में 1/2 मंथ लेट होगा इन रिसीव्ड अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम डेटर्स। तो इसका मतलब होता है जो आपने 1 लाख एज्यूम, आपने 1 लाख का माल बेचा कब? जनवरी में। आपने जो जनवरी में 1 लाख का माल बेचा है वो पैसा बोला आधा महीना लेट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधा पैसा आपको जनवरी में मिल जाएगा, आधा पैसा कब मिलेगा? फरवरी में मिलेगा। अब अगर ये बोलता आपको कि 1/4 महीना लेट होगा, बात समझिएगा, 1/4 मंथ लेट हुआ। समान रूप से अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, यू जस्ट एज्यूम एंड सॉल्व योर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 4 वीक इन अ मंथ। एक माह में कितने सप्ताह होते हैं? 4। अगर बता दिया कुछ चीज बोला है तो अलग बात है, नहीं सामान्य रूप से 1 महीने में 4 सप्ताह ही सवाल में माना जाता है, ठीक है, और साल में 52 होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर आपको बोलता है 1/4 महीना लेट होगा तो 1 लाख का माल बेचा जनवरी में, 3/4 यानी 75,000 आपको उसी महीने मिल जाएगा और 25,000 का मिलेगा अगले महीने मिलेगा, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? जितना लेट हो रहा है उधारी का उतना बटा निकालो, लेट अगले महीने जाएगा, बाकी उसी महीने। अगर कई बार बोलता है 1/8 महीना, 1/8 मंथ लेट होगा तो 1 लाख का 1/8 कितना होगा? 12,500, वो अगले महीने जाएगा, बाकी 87,500 मिल जाएगा, जनवरी में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कैश फोरकास्टिंग विधि में क्या होता है कि जितना पैसा आ रहा है पूरा डेट पूरा ऊपर एक साथ बनाते जाइए। ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास, कितना हमारा देनदार से मिला, कितना हम नगद बेचे, कितना इशू ऑफ शेयर से आया, कितना अन्य कहीं से भी आया, कोई संपत्ति बेच के पैसा आया, और उसके बाद में नीचे पेमेंट करना चालू कर दीजिए। नीचे पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट ज्यादा आ रहा है मतलब वो बैलेंस अमाउंट क्या करेगा? उतने वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत और है, और अगर बैलेंस ऊपर वाला आगे ज्यादा आ गया आपके पास ऑलरेडी पैसा उतना पड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल, ठीक। इसके बाद आता है अनुमानित चिट्ठा रीति। देखिए एस्टिमेटेड बैलेंस शीट मेथड, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट मेथड, ये मेथड बहुत इजी है। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन में कि XYZ कंपनी, उसकी कैपिटल इतनी है, उसका रिजर्व इतना है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड, बिफोर डिविडेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा कंप्लीट सवाल देगा। उसका स्टॉक इतने का, उसका कैश इतने का, उसका क्रेडिटर इतने का, उसका प्रिंसिपल इतने का, उसका लोन इतने का है, पूरा डिटेल एक बैलेंस शीट का डिटेल आपको दे देगा। नीचे देगा एडजस्टमेंट, नीचे देगा एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट के बेस पे जैसे आपको बोलेगा फिक्स एसेट्स में 20,000 रुपए की फिक्स एसेट और खरीदी जाएगी और इस साल 40,000 रुपए हरास लगाया जाएगा, इस प्रकार से पॉइंट आपको एडजस्टमेंट देगा। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, आप चाहें तो उसका एक सरसरी रूप से बैलेंस शीट बना सकते हैं, जितना जैसे उसने बोला है उससे अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट बना दी। अब जो एडजस्टमेंट बोला है उस एडजस्टमेंट के बेस पे जहां पर आफ्टर टैक्स है, टैक्स कितना है उसको अलग दिखा दीजिए, बैलेंस लाभानी कितना अलग दिखा दीजिए, उसमें कोई और एडजस्टमेंट करने बोला उसको अलग कर दीजिए, एसेट्स कितने की थी, इतने की थी फिक्स एसेट्स, नहीं कर दी जोड़ दीजिए, हरास हुआ माइनस कर दीजिए, बैलेंस दिखा दीजिए। इस प्रकार से जो भी वो एडजस्टमेंट बोलेगा करने के लिए, उन पूरे एडजस्टमेंट को करने के बाद आप एक नया चिट्ठा फिर तैयार करेंगे और गिराएंगे पर लायबिलिटीज, फिर आपका एसेट्स या पैरेलल दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या है? अनुमानित चिट्ठा नीति, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट मतलब क्या है हमारा?
इसमें बैलेंस शीट आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा, उसके बेस पे आप एक अनुमानित चिट्ठा बना सकते हैं और एक आपको एडजस्टमेंट भी दिया जाएगा। उस एडजस्टमेंट को आप लगातार करते जाएंगे, जहां प्लस करने बोला प्लस करेंगे, जो माइनस करने बोला माइनस करेंगे। उस प्लस माइनस को एडजस्ट करने बाद में एक नया चिट्ठा तैयार हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुमानित चिट्ठा रीति। ठीक है, लास्ट है लाभ हानि समायोजन, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट मेथड। आपको इसमें लाभ हानि खाता बना कर दिया रहेगा, एक लाभ हानि खाता ऑलरेडी वो बना रहेगा, उसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे रहेंगे जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी बातें आपको नीचे समायोजन में दी भी रहेंगी। तो लाभ हानि खाता दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, नीचे लिखा हुआ है क्या, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। उस एडजस्टमेंट बोलेगा, पहले तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल यानी एक्चुअल कैश और वर्किंग कैपिटल माने एक्चुअल मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर कुछ ऐसे आइटम्स को ऑलरेडी उस लाभ हानि खाते में माइनस कर दिया है जो एक्सपेंसेस नहीं होते, जो लॉस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, प्राइमरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के जो भी होते हैं उनको अपन वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के लाभ हानि एडजस्टमेंट में आपको ऐसे आइटम्स जो ऑलरेडी कैश से रिलेटेड नहीं है माइनस कर दिया गया, जोड़ दो, उसी प्रकार से अगर प्लस कर दिया तो उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। और जो आपको समायोजन करने बोला है उस समायोजन कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी आपकी निकल जाएगी। फिर से रिवाइज करते हैं, ऑपरेटिंग चक्र मेथड में, साइकिल मेथड में आपको माल बनाना है, उसके लिए कितने कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपका लाइब्रेरीज लगेगा, ये प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। चालू संपत्ति पूरी करंट एसेट्स आपको बता दिया, करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं, पूरी करंट एसेट्स हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, क्या क्या करंट लायबिलिटीज हमारे रहेंगे आपको बताएगा, उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। कि कैश फ्लो ऐसा होता है, कैश फ्लो कास्टिंग मेथड, कहां से कितना कितना पैसा आने वाला है, कितना कितना जाने वाला है, उनके बीच का डिफरेंस हमारा निकल आएगा, वर्किंग कैपिटल। सिस्टमेटिक चिट्ठा नीति, आपको एक बैलेंस शीट दिया जाएगा स्टेटमेंट के रूप में, उसके बेस पर बैलेंस शीट बना लीजिए और उसके बाद आपको बहुत सारे समायोजन करने बोलेगा, उस समायोजन को प्लस माइनस जैसा बोला गया है उसको अकॉर्डिंग करते हुए नया चिट्ठा बन जाएगा। लास्ट में लाभ हानि खाता समायोजन विधि, इसमें लाभ हानि खाता आपको देगा, लाभ हानि खाता बना के आपको दिया रहेगा, बहुत सारी चीजें उसमें प्लस की भी रहेंगी, बहुत सारी चीजें माइनस की रहेंगी जो इस चैप्टर के बेस पे नहीं कर सकते अपन लोग। उसको अपन प्लस करने वाले को माइनस, जो माइनस कर दिया है उसको वापस प्लस कर देंगे, जो प्लस कर दिया उसको वापस माइनस कर देंगे और जो नए एडजस्टमेंट बोला करने के लिए उस एडजस्टमेंट को कर देंगे, उसमें हमारा क्या निकल जाएगा, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक, थैंक यू।